और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हिंसा के बाद हल्द्वानी पहुंचे हैं सीएम पुष्कर धामी। सीएम पुष्कर धामी ने हालात का जायजा लिया। हल्द्वानी पहुंचकर अस्पताल में घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात भी की सीएम ने। सीएम धामी पहले ही कह चुके हैं कि हालात पर नजर बनाए हुए हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन हल्द्वानी पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर जो घायल पुलिसकर्मी हैं उनसे मुलाकात की है। ये बहुत ही जितना इसके बारे में खराब कहा जाए वो कम है। हमारी देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ पर ऐसे हालात कभी नहीं हुए। इन्होंने देवभूमि की जो फिजा है, देवभूमि का जो माहौल है, उसको खराब करने का प्रयास किया है। पूरी तरह से कानून तोड़ा है, कानून अपने हाथ में लिया है। कानून अपना काम करेगा। इसमें जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति जलाई है या लोगों की संपत्तियां जलाई हैं, वाहन जलाए हैं, उसके सारे वीडियो फुटेज, फुटप्रिंट सभी उपलब्ध हैं। उसको चेक किया जाएगा, जांचा जाएगा और उस पर जो भी कार्रवाई है, विधि सम्मत जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में गुरुवार को हुई हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस प्रशासन ने हिंसा पर तो काबू पा लिया है, लेकिन माहौल अभी भी तनावपूर्ण है। हल्द्वानी हिंसा पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में उस वक्त हिंसा की चिंगारी भड़क उठी जब प्रशासन अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा था। हिंसा की आग इतनी भयावह थी कि पूरा शहर जल उठा। आगजनी और पत्थरबाजी होने लगी। हिंसा में अब तक 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी जख्मी हैं। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सरकारी जमीन पर मदरसे का निर्माण किया गया था। प्रशासन ने जब सरकारी जमीन पर बना अवैध अतिक्रमण हटाया तो दंगाइयों ने पुलिस पर अचानक हमला कर दिया। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि वो मदरसा नहीं बल्कि ढांचा था। इस प्रॉपर्टी पर, जो कि खाली प्रॉपर्टी है, जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड हैं, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त है। हिंसा की रोकथाम के लिए पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन हिंसाग्रस्त इलाकों पर हेलीकॉप्टर से निगरानी रख रहा है। पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट है। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और डीजीपी अभिनव कुमार ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की है। उन्होंने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त एक्शन की भी बात कही। पहले देखिए, हम लोग पूरी सिचुएशन को अच्छे से स्टडी करके और लीगल पॉइंट्स क्या हैं और सरकार की जो इकबाल है उसको कैसे एस्टैब्लिश करना है। सरकार के अगेंस्ट अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो जो भी उसमें क्रिमिनल लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। हमारा 2 प्रायोरिटीज़ हैं। एक तो सबसे पहले कि हल्द्वानी शहर में जल्द से जल्द नॉर्मलसी रिस्टोर की जाए। जो अभी कर्फ्यू है, कई जगह मतलब जो बाज़ार बंद कराया गया है, वहाँ सामान्य जीवन जो है उसको तुरंत जल्द से जल्द हम रिस्टोर करेंगे। कोशिश करेंगे कि विदिन 24 आवर्स स्थिति बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। दूसरा जो हमारे लिए प्रायोरिटी है कि इस घटना के पीछे जो भी मिसक्रिएंट एलिमेंट्स थे, जिन्होंने कल पुलिस पार्टी पर पथराव किया, पेट्रोल बम फेंके, वेपन से गोली चलाने की भी हमारे पास सूचना है, उनको चिन्हित करके और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और वहीं मृतक फहीम के बड़े भाई परवेज का कहना है कि फहीम की मौत भी गोली लगने की वजह से हुई है। परवेज ने कई गंभीर आरोप भी लगाए। परवेज किसकी मृत्यु हुई है? जो ये मेरा भाई था, छोटा सगा भाई। सगा भाई था मेरा। क्या नाम है उसका? नाम है फहीम। फहीम क्या करता था? कितनी उम्र है? ये गाड़ी चलाता है, 30 साल की इसकी उम्र है। अच्छा। तो गोली कैसे लगी? भीड़ में उस वक्त क्या हो रहा था? ये भीड़ में, ये घर में थे। मैंने कहा भाई घर में से बाहर मत निकलना, मैं भी बाहर बैठा हूँ। मैंने दूसरे के घर में हूँ अंदर। बोला इन्होंने गाड़ियों में आग लगा दी है, 4-5 गाड़ियों में। संजय सोनकर ने बोले ये गाड़ी में आग बुझा रहा हूँ। आग बुझाई उनने, 2 गाड़ियों की आग बुझाई है भाई ने। फिर वो बाहर को निकला तीसरी गाड़ी की आग बुझाने के लिए। उसके जो पिताजी हैं वो दूध लेने जा रहे थे बच्चों के लिए, काम पे से आए थे। उसी टाइम दूध लेने जा रहे थे। उन्होंने कहा दूध देख लेते हैं, मिल जाता तो अब लड़के को उनको पता नहीं था कि ऐसा हो रहा। अब लड़के को पता था, लड़का पीछे चीखता हुआ आया था रोड में, तो दोनों बाप बेटों को उसी टाइम गोली मार दी। उसी टाइम गोली मार दी? जिस समय गोली मारी उस समय क्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही थी? बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा।
हल्द्वानी हिंसा के 9 नए वीडियो सामने आए हैं। नए वीडियो में दंगाई आगजनी और पत्थरबाजी करते हुए दिख रहे हैं। हल्द्वानी हिंसा का ये वीडियो नैनीताल की डीएम ने जारी किया है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे दंगाई आगजनी और पत्थरबाजी कर रहे हैं। दंगाइयों के हाथों में पत्थर हैं। पत्थर हाथ में लिए ये तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पीछे खड़े कुछ लोग पत्थरबाजी करते हुए भी दिख रहे हैं। ये दूसरा वीडियो देखिए। वीडियो में एक पतली सी गली में बड़ी संख्या में लोग खड़े नजर आए। कुछ लोग अपने अपने घरों की खिड़कियों और छत पर खड़े हैं। गली में लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि चलना तो दूर, खड़ा होना भी मुश्किल है। हल्द्वानी हिंसा का ये एक और वीडियो है। वीडियो में दंगाई गाड़ियों में आगजनी करते दिखे। दंगाइयों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले किया। गाड़ियां जलती नजर आई। जान बचाकर लोग इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। इस दंगाई को भी पहचान लीजिए। इसके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब है। हाथ में पेट्रोल बॉम्ब लिए ये आगे बढ़ रहा है और कुछ ही कदम चलने के बाद ये दूसरी तरफ खड़े लोगों के ऊपर पेट्रोल बॉम्ब फेंकता नजर आया, फिर फरार हो गया। हिंसा की इन तस्वीरों को एक बार देखिए। घरों और दुकानों के बाहर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। नैनीताल की डीएम वंदना सिंह का बड़ा खुलासा। भीड़ ने पेट्रोल बम फेंके, कहना डीएम वंदना सिंह का। थाने में अफसरों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। भीड़ ने थाने में जो पास खड़ी गाड़ियां थी उनमें आग लगाई। बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ जो छतें हैं उनके माध्यम से। मॉब जो था, अराजक तत्व, उनके द्वारा थाने का घेराव किया गया। थाने में हमारे मजिस्ट्रेट थे, हमारे पुलिसकर्मी थे, हमारे ऑफिसर्स थे, हमारी कुछ मशीनरी थी, टीमें थी, असला था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो थाने को घेरा गया। थाने के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया। उन पर पहले पथराव किया गया, फिर पेट्रोल बम फेंके गए। थाने के बाहर खड़े वाहनों में आग लगा दी गई। उसका जो धुआं था आगजनी का, वो धुआं सारा थाने में भर गया और अंदर जो ऑफिसर्स थे उनको सफोकेशन होने लगा। तो पहले अनाउंस करा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अनाउंस करा गया लाउड स्पीकर पर कि आप लोग डिस्पर्स हो जाएं, अन्यथा हमको बल प्रयोग करना पड़ेगा। टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता पुनीत शर्मा ने उन पुलिस कर्मियों से भी बात की जिन्हें हिंसा के दौरान चोटें आई। जी हम जब गए थे तो वहाँ ठीक ठाक ही था मौसम, वो हल्का हल्का पत्थर का यूज़ कर ही रहे थे। जब हम आ रहे थे घर को तो उनने छतों से अंधेरा अंधेरा हो गया था। मेरे ख्याल से लाइट भी चली गई थी उस टाइम। वो चारों तरफ से पत्थर मारने लग गए। गाड़ी से उतरे और गाड़ी से भागे, गली मलियों में भागे। कुछ वहाँ पर लोग मिल गए, फिर इधर को आ गए हम गांधीनगर साइड में कुछ वाल्मीकि समाज के लोग थे, उन्होंने फिर बाहर निकलवाया वहाँ से। जब अंदर घुसे तब तो कुछ नहीं हुआ था, हल्के फुल्के पत्थर आ रहे थे। जब तोड़ के वापस आए तो गलियों में चारों तरफ से वो लोग थे और वो लोग ईंट पत्थर ही मार रहे थे। समझ में ही नहीं आ रहा था कहाँ को जाए करके, गलियों में ही घूम रहे थे गलियों से। तो सारे पुलिसकर्मी छितर बितर हो गए, जिसको जहाँ जगह मिली वो भागे। हाँ, जिसको जहाँ जगह मिली वहाँ से अपनी जान बचा कर। लग रहा था आज बचेंगे? ना ना ना, चांस तो थे नहीं बिल्कुल। ऐसा मैं तो सोच रहा था कि आज बच नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे पकड़ के वहाँ से हटा दिया था, किनारे हटा दिया था। और जैसा कि जो डीएम ने वीडियो जारी किया उसमें भी दिखाई दे रहा है, हल्द्वानी हिंसा के दौरान पेट्रोल बम का भी जमकर इस्तेमाल किया गया। बनभूलपुरा के सबसे ज्यादा हिंसाग्रस्त इलाके से टीवी9 रिपोर्टर अभिजीत ठाकुर को भी इसके सबूत मिले हैं। आपको दिखाते हैं ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में जो कल हिंसा हुई वो सुनियोजित बताई जा रही है और प्रशासन इसकी जांच भी कर रहा है, लेकिन अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे उससे आपको साफ पता चलेगा कि किस तरीके से आगजनी में पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया। रोड के किनारे जो बाइक पार्क थी उनमें से पेट्रोल निकाला गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बोतल है और इस बोतल के भीतर पेट्रोल भरा हुआ है और इन मोटरसाइकिलों से ही पेट्रोल निकालकर पेट्रोल बम तैयार किए गए। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर लाइटर भी मौजूद है और इस बोतल में पेट्रोल भी मौजूद है। और बोतल कहाँ से इतनी संख्या में आए, क्योंकि कबाड़ी वाले जो
बोतल इकट्ठा करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका एक ढेर यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो यहीं पर जितने मोटरसाइकिल थे उनमें से पेट्रोल निकाला गया, पेट्रोल बम तैयार किया गया और पेट्रोल बम थाने पर मारे गए, थाने के वाहनों पर मारे गए, जिसके बाद आगजनी हुई। पत्थरबाजी कहाँ से हुई उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये तो मोटरसाइकिल है जिनमें से पेट्रोल निकाला गया, पेट्रोल बम तैयार करके और आगजनी को अंजाम दिया गया। उसके अलावा अगर हम गलियों की बात करें तो जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पत्थर बिखरे हुए दिखाई देंगे। बीजेपी नेताओं ने कहा कि उत्तराखंड में मजार के नाम पर जमीनों पर कब्जे किए गए हैं। ऐसे में उत्तराखंड में हुई कार्रवाई वाजिब है। किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे धार्मिक स्थिति से हो या किसी कारण से हो। उत्तराखंड में उत्तराखंड की सरकार सक्षम है। अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो उससे निपटने की तैयारी भी सरकार ने कर ली है। जो कार्रवाई हुई वो बिल्कुल न्याय संगत थी, क्योंकि उत्तराखंड में खाली हल्द्वानी में नहीं, वहाँ पहाड़ों के अंदर तमाम जगह मजारें बना करके और ज़मीनों पर कब्जे उसको एक अलग रूप देने का प्रयास हुआ। वहाँ पर कुछ लोगों ने वहाँ पर आगजनी की, थाने का घेराव किया और मैं कहूँगा पुलिस ने अब तक काफ़ी संयत रूप में होकर के काम किया है। कहीं न कहीं सुनियोजित अंदर जैसे था जिससे ये घटना उन्होंने घटी, लेकिन स्थिति ठीक है और उत्तराखंड सरकार इसको अच्छी तरह से निपट लेगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि यूपी उत्तराखंड समेत कई राज्यों में अवैध कब्जों पर कानून के मुताबिक एक्शन चल रहा है। नहीं, वो बहुत चिंताजनक है, लेकिन इस प्रकार के उपद्रवियों से वहाँ उत्तराखंड की सरकार और वहाँ की पुलिस प्रशासन निपट लेगा और इस प्रकार की घटनाओं के लिए जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई वहाँ की सरकार करेगी। कहा जा रहा है यूसीसी को लेकर ये पूरी प्लानिंग की। मुझे लगता है इसका ये अर्थ नहीं निकालना चाहिए। बहुत बड़ी संख्या में, चाहे वो यूपी हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे अन्य कई राज्य हों, तमाम अवैध रूप से कब्जे किए हैं तो वो कानून के अनुसार खाली कराए जाते हैं। अगर उसमें किसी ने उपद्रव किया होगा वो पुलिस वहाँ की कार्रवाई करेगी। ये संविधान इस देश का सभी को अपने धर्म का पालन करने की अनुमति देता है और इस धर्म में, इस देश में हमेशा से संयम रखा है इस बात को लेकर के। तो मैं मांग करूंगी प्रदेश सरकार से उत्तराखंड की कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने वहाँ के सद्भावना को बिगाड़ने का प्रयास किया। वहीं हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश ने हिंसा के लिए स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्दबाजी की गई। ये तो बहुत बड़ी चूक है प्रशासन और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनका बड़ा उतावलापन है, क्योंकि अभी वो जब कोर्ट अप्रोच जिन लोगों ने करा था उन्हें 14 तारीख की डेट उनके पास थी, लेकिन जल्दबाजी में और बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए वहाँ के जो लोग हैं, जो मौजूद लोग हैं, जो उनके मौलाना लोग हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस में लेके बात करी जाती है। आप एकदम वहाँ पहुँच जाते हैं और बिना इन्फॉर्मेशन के और ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया, लेकिन अनुचित हुआ जो भी हुआ। आज आज़ादी के बाद से आज तक कभी हल्द्वानी शहर में ऐसा हमने कभी नहीं देखा। उत्तराखंड सरकार के पास पूरे सबूत आ गए, ये पहले से सुनियोजित था। और दूसरी बात है, ये अनायास कुछ भी नहीं था। यदि अवैध कब्जे का जहाँ तक सवाल है, मेरा तो ये कहना है केवल उत्तराखंड के अंदर ही नहीं तो सारे देश के अंदर ये अभियान चलना चाहिए। प्रत्येक प्रदेश सरकार को चलाना चाहिए कि जिसने भी अवैध कब्जे किए हैं उन पर से कब्जे हटना चाहिए। हल्द्वानी में जो भी घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक घटना है। तमाम पुलिस के लोगों को चोट आई है, कुछ लोग मरे हैं। और वहीं बरेली में हंगामे को लेकर मौलाना तौकीर रजा का बयान आया है। बरेली को हल्द्वानी नहीं बनने देंगे। हल्द्वानी की घटना के लिए पुष्कर सिंह धामी जिम्मेदार हैं। बुलडोजर एक्शन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं पुलिस और प्रशासन, ये कहा है मौलाना तौकीर रजा ने। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें, यह हमें कानूनी अधिकार है। ज्ञानवापी पर फैसले को लेकर कोर्ट और सरकार के खिलाफ लगातार विवादित बयान दे रहे मौलाना तौकीर ने यह धमकी तब दी जब उन्हें बरेली प्रशासन ने जेल भरो आंदोलन से रोकने की कोशिश की।
केंद्र और यूपी की सरकार पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाते हुए IMSC चीफ ने ज्ञानवापी पर नई शर्त रखी है। अगर तुम ईमानदार हो अपने मंदिर के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। चाइना से पहले कैलाश मानसरोवर को आजाद कराइए, मैं ज्ञानव्यापी से दस्तबरदार होने को तैयार हूँ। बरेली प्रशासन ने तौकीर रजा के जेल भरो आंदोलन को लेकर 30 लोगों को नोटिस दिया। साथ ही शहर में 1000 से ज्यादा पुलिस बल के साथ PAC और RRF के जवान तैनात किए गए। वहीं लोगों से अफवाहों से बचने और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। बरेली के शामगंज बाजार में पथराव हुआ। उपद्रवियों ने दुकानों पर पथराव किया। नारेबाजी का विरोध करने पर यह पथराव किया गया है बरेली के शामगंज बाजार में। बड़ी खबर बता दें आपको, ज्ञानवापी विवाद पर कोलकाता में रैली। जामिया उलेमाए हिंद ने ये रैली निकाली है। रैली में शामिल हुए ममता सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी का केंद्र पर निशाना। मस्जिद में पूजा की छूट देना गलत, ये कहा गया उनके। ये ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़ करके नीचे जोगी हुकूमत ने कानून को हथियार बनाकर बुलडोजर चलाया है। इसके हम विरोध करते हैं। फौरन मस्जिद की जगह खाली करें। वो हिंदुस्तान के दस्तूर को पामाल करके गद्दारी करना चाहते हैं। वो लोग गद्दार हैं, मुल्क दुश्मन है। क्या ये जानबूझ के किया जा रहा है ताकि सियासत के लिए? बिल्कुल, हिंदू वोट मिलने के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन उनका काला हाथ ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अगर जोगी बंगाल में ये कहे हम आ रहे हैं, हर जगह विरोध करेंगे, हर जगह। क्या लोकसभा चुनाव के लिए किया जा रहा है? कौन ये आज का मिशन? वो मुझे पता नहीं, मैं तो जोगी का तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन हमने कभी मंदिर नहीं तोड़ा। मस्जिद तो क्यों तोड़े? ये तो बहुत गलत है। बड़ी खबर, लोकसभा में कल प्रधानमंत्री का विदाई भाषण होगा। कल शाम 5 बजे होगा प्रधानमंत्री का विदाई भाषण। कल 17वीं लोकसभा का आखिरी दिन है और उनके विदाई भाषण के साथ ही इसका समापन हो जाएगा। और ये देखिए, समझिए इस बात को कि इस बार 2024 का जो चुनाव है वो मोदी सरकार के लिए ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। प्रधानमंत्री ने वो आंकड़े तक अपने सदन में पेश कर दिए। उसके बाद उनका कल विदाई भाषण 5 बजे शाम को होगा। लोग हैं कितने पद पर और संसद की कैंटीन में 8 सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लंच किया। एन प्रेमचंद्रन, सस्मित पात्रा, शोभा करंदलाजे, एल मुरुगन भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे। इसके अलावा राम मोहन नायडू और जामयांग नामग्याल भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के साथ लंच में रितेश पांडे और हिना गावित भी नजर आए। तो इन तमाम सांसदों के साथ आज प्रधानमंत्री ने संसद की कैंटीन में लंच किया। क्या रहा आज पीएम साहब के साथ लंच करके, कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि इतने सरलता से जो है आज उनके साथ लंच करने का जो अवसर हमको मिला, ये मैं समझता हूँ एक जीवन में एक प्रेरणादायक है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है। ऐसे शख्सियत के साथ आज हम जैसे लोगों को लंच करने का जो मौका मिलता है, तो इससे बहुत कुछ प्रेरणा मिलता है कि नहीं थकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, देश की सेवा में और भी आगे बढ़ना चाहिए। और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी से जो सीखने को हर दिन मिलता है, वैसे भी करोड़ों लोग जो है, हजारों करोड़ों पूरी दुनिया में प्रेरणा लेते हैं। आज बिल्कुल क्लोजली उनके साथ जो पिछले 5 साल से हम काम कर रहे हैं, आज उनके साथ लंच करते समय उनके प्रधानमंत्री जी की जो सिंपलिसिटी है, सरलता है, डाउन टू अर्थ है, जो ग्रासरूट लोग उनसे टच रहते हैं, किस तरह से बातें करने का जो व्यवहार है, ये बिल्कुल एक अद्भुत है, बिल्कुल अद्भुत है। शायद यही ऐसा ही युग पुरुष होता हो। मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले 3 और लोगों को भारत रत्न देने का ऐलान किया। इनमें 2 पूर्व प्रधानमंत्री और 1 कृषि वैज्ञानिक हैं। इन सभी को यह सम्मान मरणोपरांत दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया है।
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। चौधरी चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री रहे। वो किसानों के मसीहा कहलाते हैं। आज़ादी आंदोलन का हिस्सा रहे। पीएम मोदी ने लिखा कि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के अतुलनीय योगदान को समर्पित है। देश के 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। पीवी नरसिम्हा राव को आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता है। 1991 से 1996 तक रहे नरसिम्हा राव ने ही लाइसेंस राज खत्म किया था। विदेश मंत्री के तौर पर भी उनकी भूमिका अहम रही। कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन भी भारत रत्न से सम्मानित किए जाएंगे। भारत में हरित क्रांति के जनक और देश को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने वाले AMS स्वामीनाथन ने किसानों की दशा सुधारने के लिए काफी प्रयास किए। इससे पहले मशहूर समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था। चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिलने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सोनिया गांधी ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मैंने उसे सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और सच्चाई ये है कि इनको तो पहले ही नवाजा जाना चाहिए था, लेकिन इसका संज्ञान पहली बार यदि किसी गवर्नमेंट ने लिया है तो मोदी जी के नेतृत्व की हमारी गवर्नमेंट ने लिया है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पीवी नरसिम्हा राव को भी सम्मानित किया। नहीं, बराबर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही हम लोग इस प्रकार के फैसले करते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने के फैसले का स्वागत किया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है। यह देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। MS स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देना अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों का सम्मान है। पीवी नरसिम्हा राव जी और MS स्वामीनाथन जी को भारत रत्न का सम्मान एक अभिनंदनीय और स्वागत योग्य फैसला है। और भारत रत्न सम्मान पर अखिलेश यादव और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। इसे जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पर मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पर लाने के लिए। कि आज़ाद भारत में चौधरी चरण सिंह से बड़े किसान नेता नहीं हुए। किसानों के लिए जो काम उन्होंने किया शायद कोई दूसरा नहीं कर पाया, और बहुत दिनों से इस बात की प्रतीक्षा देश भर के किसानों को थी। और बड़ी खुशी की बात है, प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन कि उन्होंने किसानों की सबसे बड़ी मांग जो थी, जो चरण सिंह को भारत रत्न देने की हमेशा सभी पार्टियों की मांग थी, सभी सांसदों की मांग थी। शायद ये मांग मुझे नहीं लगता किसी और व्यक्ति के लिए इतनी कभी मांग उठी हो। तो प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एनडीए में जाने के सवाल पर बोले जयंत चौधरी, अब किस मुंह से प्रधानमंत्री को इंकार करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल जीत लिया, कहा जयंत चौधरी ने। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर मास्टर स्ट्रोक चला है। पीएम मोदी के इस दाव से पश्चिम यूपी के सियासी समीकरण एनडीए के पक्ष में बदल गए हैं। जयंत चौधरी ने कहा कि एनडीए में जाने से अब किस मुंह से मना करें, यानी उन्होंने एक तरह से बीजेपी से गठबंधन की पुष्टि की है। देखिए, कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। देखिए, आज कोई शर्त और सीट और चुनाव की बात करना, आज के दिन के महत्व को छोटा करना होगा। ये दिन, ये पल बार बार नहीं आते, और इस जश्न में सब लोग शामिल हैं। जब मैं इतनी बड़ी बधाई दे रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने आज वो फैसला लिया जो साबित करता है कि देश के मूल भावना और चरित्र को समझते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के हर एक अनुयायी के दिल को जीतने का काम आज मोदी जी ने किया है। सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी 12 फरवरी को चौधरी अजीत सिंह की जयंती पर गठबंधन पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं।
उसी दिन चौधरी अजीत सिंह की मूर्ति का लोकार्पण है। इसी कार्यक्रम में जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। सूत्र कहते हैं कि आधिकारिक रूप से जयंत चौधरी इसी दिन एनडीए में शामिल होंगे। यूपी में जयंत चौधरी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को झटका दिया है। जयंत चौधरी जल्द एनडीए का हिस्सा होंगे। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद राष्ट्रीय लोकदल का बीजेपी से गठबंधन तय है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा में 2 और 1 राज्यसभा की सीट का बंटवारा फाइनल हो गया है। बागपत और बिजनौर सीटों से आरएलडी लड़ेगी। बागपत से जयंत चौधरी की पत्नी चुनाव मैदान में होंगी। एक राज्यसभा सीट भी आरएलडी को मिलेगी। खबर है कि सोमपाल शास्त्री को राज्यसभा आरएलडी भेजेगी। सीटों के बंटवारे की खबर सामने आ चुकी है। सीटें भी तय हो चुकी है, बस ऐलान बाकी है। लेकिन शिवपाल यादव को उम्मीद है कि जयंत ऐसा नहीं कर सकते। वो इंडिया में रहकर ही किसानों की लड़ाई को मजबूत करेंगे। उनके पिताजी ने कभी किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने दिया है। हमें उम्मीद है कि जयंत भी किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे। हालांकि कांग्रेस जयंत पर ज्यादा कुछ नहीं बोल रही है। वो बस इंडिया गठबंधन की मजबूती की बात ही दोहराती हुई दिख रही है। अभी तक इस तरह की कोई जानकारी हम लोग तक नहीं है और मुझे जहां तक मालूम है इस तरह की कोई कहीं भी कोई संशय की स्थिति नहीं है। पंजाब में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच गठबंधन की बातचीत अब फाइनल स्टेज पर है। पंजाब में लोकसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरण बदल रहे हैं। पंजाब में इंडिया फ्रंट 2 फाड़ हो चुकी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन अब नहीं होगा। दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल बादल और बीजेपी का गठबंधन तय है। औपचारिक ऐलान कभी भी संभव है। सूत्रों के मुताबिक शिरोमणि अकाली दल पुराने फॉर्मूले की तरह पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 8 पर खुद लड़ना चाहती है। 5 सीटें बीजेपी को देना चाहती है, जबकि बीजेपी इस बार ज्यादा सीटें चाहती है। केंद्र और अन्य राज्यों में बढ़ रहे जनाधार को आधार बनाते हुए अकाली दल को 7 और खुद 6 सीटों पर लड़ना चाहती है। सीट बंटवारे का फॉर्मूला अगले 48 घंटे में तय हो सकता है। गठबंधन फॉर्मूले के तहत और पुरानी परंपरा के मुताबिक अभी भी शिरोमणि अकाली दल पंजाब में बीजेपी के बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। इससे पहले साल 2020 में किसान आंदोलन के दौरान पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी टूट गई थी। इसके बाद अकाली दल 2022 का विधानसभा चुनाव बीजेपी से अलग होकर लड़ा और उससे करारी हार का सामना भी करना पड़ा। अब पार्टी एक बार फिर गठबंधन के लिए उत्सुक है ताकि पंजाब में खोई हुई सियासी जमीन को फिर से हासिल किया जा सके। और बिहार लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव की पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी समेत 3 को अंतरिम जमानत दे दी। लैंड फॉर जॉब केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, लालू यादव की बेटी मीसा भारती और हेमा यादव को 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने इस मामले में पूछा कि इन आरोपियों की क्या गिरफ्तारी की गई थी, तो इसमें ईडी ने कहा कि चार्जशीट दाखिल करने तक अमित कात्याल जो है सिर्फ उसकी गिरफ्तारी की गई थी, बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की थी। और इस मामले पर जो आरोपियों की तरफ से नियमित जमानत याचिका दाखिल की गई, तो कोर्ट अब इस मामले पर 28 फरवरी को सुनवाई करेगी। इससे पहले जांच के दौरान जब्त किए गए 13 लाख रुपए जारी करने को लेकर दाखिल आरजेडी की अर्जी पर सीबीआई ने 30 जनवरी को कोर्ट में जवाब भी दिया था। सीबीआई ने कहा था कि फरवरी के आखिर तक वो लालू प्रसाद और उनके परिवार के खिलाफ रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले से संबंधित एक मामले में पूरक आरोप पत्र दायर करेगी। यही वजह है कि कोर्ट ने पूरक आरोप पत्र दाखिल होने तक आवेदन को लंबित रखा है। वहीं ईडी ने कोर्ट से आरोपियों की ओर से दायर नियमित जमानत याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। पाकिस्तान में अब तक 134 सीट पर नतीजे आ गए हैं। पीटीआई समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार 59 सीट पर जीते हैं। नवाज शरीफ की पार्टी के 42 उम्मीदवार जीते हैं। बिलावल की पार्टी पीपीपी के 32 उम्मीदवार जीते हैं। पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में इमरान खान के उम्मीदवार सबसे ज्यादा सीटों पर आगे चल रहे हैं। ऐसे में पीटीआई के कार्यकर्ताओं में जोश नजर आ रहा है। कई जगहों पर जश्न की ये तस्वीरें देखिए। पीटीआई के चेयरमैन गौहर रजा ने दावा किया कि उनकी पार्टी के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवार 150 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर रहे हैं। वीडियो जारी कर गौहर ने कहा कि पहली बार एक कैदी देश का प्रधानमंत्री बनेगा।
हालांकि पाकिस्तान में नतीजे आने से पहले ही ड्रामा भी शुरू हो गया। वोटिंग खत्म होने के बाद मतगणना में देरी की गई। इमरान खान की पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए कि चुनाव आयोग जानबूझकर रिजल्ट का ऐलान नहीं कर रहा। अगर धांधली होती है तो फिर इसका जवाब पाकिस्तान के आम लोग देंगे। अगर पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थित उम्मीदवारों की जीत होती है तो ये विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि एक तरफ इमरान खान जेल में बंद है, चुनाव आयोग ने उनका पार्टी का चुनाव चिन्ह भी फ्रीज कर रखा है। ऐसे में बिना लीडरशिप और पार्टी सिंबल की ये जीत बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान में इमरान खान की लोकप्रियता बनी हुई है।